For readers who are new to your book, आप इस किताब को कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? सबको मेरा नमस्कार। यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं और जो बैठे हैं सुन रहे हैं, सभी को मैं उनका अभिवादन करता हूँ। पुस्तक का जो नरेशन है, पुस्तक के बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले कि पुस्तक क्यों लिखी गई, ये सवाल आता है। किसी भी जब आप कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो सवाल से जवाब निकलता है और उस जवाब का विस्तार होता है और वो विस्तार एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने आता है। तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जब मैंने इसको देखा, दुनिया के होने से एक व्यक्ति को जो समस्या होती है, एक व्यक्ति को जो सुविधा मिलती है, जब उसका विवेचन हम लोग करते हैं, जब उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग वो देखते हैं फैक्टर कि जिस फैक्टर से हमारे ऊपर, हमारी सहजता पर, हमारी सुविधाओं पर, हमारी स्वतंत्रता पर असर पड़ता है, तो हम लोग उसके अध्ययन की कोशिश करते हैं। आज दुनिया में जितनी अशांति है, मुझे लगता है कि हर समाजशास्त्री को इस बारे में चिंतित होना चाहिए कि समाज की जो हार्मनी है वो इतनी ज्यादा बिगड़ती क्यों जा रही है, जबकि ये दावा किया जा रहा है कि जो आज की सोसाइटी है वो सबसे अधिक सभ्य समाज है, सबसे अधिक शिक्षित समाज है, सबसे अधिक समझदार समाज है। तो जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे कुछ विचारधाराएं ऐसी मिली जो ये दावा करती हैं कि हमने जन कल्याण के लिए, जो ह्यूमन वेलफेयर है, उसके लिए हमने काम किया। तो उसमें जब कुछ विचारधाराओं का हमने अध्ययन किया तो उसमें एक विचारधारा आई मार्क्सिस्ट, या जिसको हम पॉपुलर लैंग्वेज में वामपंथी विचारधारा कहते हैं। वामपंथी विचारधारा ये कहती है कि हम जनता के लिए संघर्ष करते हैं, हम जो आम आदमी है, जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, जो मामूली व्यक्ति है, उसके एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते हैं। फिर मैंने उन समाजों का अध्ययन किया, उन देशों के जो लोग हैं उनका अध्ययन किया जहां पर ये विचारधारा अपने प्रभावी रूप में व्याप्त रही। तो मैंने रशिया की स्टडी की, मैंने कंबोडिया की स्टडी की, मैंने ब्राजील से लेकर के, चाइना से लेकर के उन समाज के तमाम लोगों की सुविधाओं का अध्ययन किया, उनको मिली स्वतंत्रताओं का अध्ययन किया, उनके जो वैचारिक चेतना है उसका अध्ययन किया। उसके अध्ययन के पश्चात जो मुझे निष्कर्ष प्राप्त हुए उसको इस पुस्तक में मैंने कोडिफाइड किया, इस पुस्तक में मैंने लिपिबद्ध किया। तो ये जो पुस्तक है ये अनमास्क करती है उस विचारधारा को जिसको हम बोलते हैं मार्क्सिज्म, या जिसको हम बोलते हैं वामपंथ। तो उन्हीं के जो एक तरीके से जो आवरण है, जो रैपर है, उस रैपर को उतार करके जो कंटेंट है, व्हाट इज द बेसिक कंटेंट ऑफ द मार्क्सिज्म, उसको ये बताने की कोशिश करती है। थैंक यू। सो नेक्स्ट ये है कि आपका ये जो कवर है ये काफी स्ट्राइकिंग है। सो आप प्लीज इसके बारे में बताइए, आपने ये कवर क्यों चूज किया? एक जमाना था तैमूर रंग का, एक जमाना था मंगोलों का। उन्होंने हमले किए, उन्होंने संहार किया मनुष्यता का, लेकिन उन्होंने मुखौटे नहीं लगाए। उन्होंने ये कह करके किसी का वध नहीं किया कि मैं आपके इंटरेस्ट में हूं, आपके हित में हूं और जो हम काम कर रहे हैं उससे मनुष्यता का कोई कल्याण होता है। यानी उन्होंने मुखौटे नहीं लगाए ह्यूमन वेलफेयर के। अभी जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो आप अमेरिका की स्ट्रेटेजी देख लीजिए कि किसी भी देश पर जब वो हमला करता है तो उस देश की जनता के हित के नाम पर करता है। क्या उसने मतलब जो जनता है उसके नाम पर पहले चिट्ठी भेजी कि आप बहुत शोषित हो रहे हैं, आपका उत्पीड़न हो रहा है, इस उत्पीड़न को बचाने के लिए हम आ जाएं क्या? नहीं। वही विचारधारा जो अमेरिका की है, वही विचारधारा जो वामपंथ की है, वही विचारधारा उन तमाम लोगों का जो जनता के हित के नाम पर जनता का ही शोषण करते हैं, उनके प्रतीक के तौर पर ये कवर पेज है जो आप देख रहे हैं कि एक जो है ऐसा वुल्फ है जिसने भेड़ का जो है मास्क लगा करके लोगों को संबोधित कर रहा है। मास्क के पीछे कुछ और है। मास्क एक इनोसेंट और निरीह प्राणी जिसको हम शिप बोलते हैं, भेड़ बोलते हैं, उसका लगा करके काम करना आसान होता है। एक्चुअली में मास्क आपको
उन बातों को कहने की फ्रीडम देता है, मुखौटा आपको उन बातों को कहने की आजादी देता है जिसको आप सब समाज में सभ्यता के साथ नहीं कर सकते हैं। आप उदाहरण के लिए जो फेसबुक आईडी होती हैं, फेक फेसबुक आईडी क्यों बनाई जाती हैं, या फेक जो सोशल मीडिया पर आईडी क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जो हम नहीं कह पा रहे हैं वो हम कह सकें। तो इस तरीके से ये जो मुखौटे तैयार किए जाते हैं ह्यूमन राइट के नाम पर, ये जो मुखौटे तैयार किए जाते हैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के नाम पर, ये जो मुखौटे तैयार किए जाते हैं विभिन्न त्योहारों, अवसरों, उत्सवों के अवसर पर, जब हमारे सामने इस तरीके की बातें आती हैं कि नहीं आप जो है मकर संक्रांति मत मनाइए, आप होली मत मनाइए, इस तरीके की चीजें जो हमारे इस व्यवस्था के अन्य प्राणी हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं, तो उन्हीं को इंगित करते हुए ये कवर पेज डिजाइन किया गया। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपने एक चैप्टर में लिखा था कि जब भी कोई मार्क्सिस्ट आइडिया से पहले इंट्रोड्यूस होता है उनके लिए वो काफी अट्रैक्टिव होता है, एक इमोशनल अट्रैक्शन होता है। सो आपको क्यों लगता है कि वो क्यों होता है? एंड सेकेंडली, आप जब इंट्रोड्यूस हुए तो आपके क्या विचार थे? देखिए, जो डिस्ट्रक्शन का आनंद है वो सेंसेशन क्रिएट करता है, और सेंसेशन तात्कालिक तौर पर बड़ा अच्छा लगता है। इवोल्यूशन पर हम जब जाते हैं तो इवोल्यूशन को समझने, उसको आत्मसात करने में हमको ताकत लगती है, हमको समझ की आवश्यकता होती है। लेकिन रिवोल्यूशन में जब हम इन्फ्लुएंस्ड किसी से होते हैं, किसी से प्रभावित होते हैं, तो उससे हमारी समझ कुंद होती है। तो जो रिवोल्यूशन है, क्योंकि ये जो विचारधारा है, वामपंथ की जो विचारधारा है, वो रिवोल्यूशन की बात करती है, वो रिजेक्शन की बात करती है, वो रेजिस्ट की बात करती है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर सेंसेशन क्रिएट होता है, और प्रथम दृष्टिया जो सेंसेशन है वो बड़ा प्रभावकारी होता है, तो बड़ा रोमांटिसिज्म होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि उदास मौसम है साथी, हम लड़ेंगे साथी। उदास मौसम है, इसका मतलब है कि आपने मौसम के सौंदर्य की जो ग्रंथियां हैं आपके अंदर कुचल दी गई हैं। ऐसा नहीं है। हमेशा जो पीड़ा है ना, इस विचारधारा की जो सबसे खास बात है कि जो पीड़ा है वही उसका ईंधन है। सर्दियों में वो जो है गर्मी के लिए रोएगा, जो वामपंथी है वो सर्दियों में गर्मी के लिए रोएगा, सुख के दिनों में दुख के दिनों को याद करेगा, मतलब एक तरीके का विक्टिमाइजेशन करेगा। हर बात से वो अशांत रहेगा, हर बात से उसकी असहमति रहेगी, और ये ताउम्र रहती है। अगर दुख निकाल दिया जाए वामपंथ से तो वामपंथ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये जो दुख है ना, ये वामपंथी मोटर का इंजन है। तो ये जो पीड़ा है, आप इनकी कोई कविता उठाकर देख लीजिए, नेरुदा की कविता उठाकर देख लीजिए, जितने भी वामपंथी लेखक हैं उन सब के कोर में वो जो दुख है, वो दुख की निरंतरता है। जैसे शरीर में फीवर है, बुखार है, ठीक है, वो शरीर में बुखार है, आपने दवाई की, बुखार खत्म हो गया, तो दुख जीवन से खत्म होना चाहिए। जब हम भगवान बुद्ध को कहते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, लेकिन उस दुख के निरोध का मार्ग है। इनके दुख के निरोध का मार्ग कुछ नहीं है। ये लगातार दुख को बनाए रखना चाहते हैं ताकि इनकी प्रासंगिकता बनी रहे। आपने मार्क्सिज्म के एवोल्यूशन के बारे में बात किया है, सो कुड यू वॉक अस थ्रू दैट जर्नी अ लिटिल, व्हाट चेंज्ड, कांस्टेंट क्या है, एंड ये इंडिया में आई कैसे, उसको इतना फर्टाइल लैंड कैसे मिला यहाँ ग्रो करने के लिए? देखिए, भारत पर अब एटम बम गिरा करके तो भारत का नुकसान किया नहीं जा सकता है, या दुनिया के किसी देश में एटम बम के सहारे अब हम कॉलोनाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लेफ्टिज्म है या जो वामपंथ है, ये एक तरीके से मैं इसको औपनिवेशीकरण का एक माध्यम मानता हूँ कि इसके माध्यम से आप विचारधारा के माध्यम से लोगों के मस्तिष्क को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं बजाय कि हथियारों के। ठीक है, आप उसके बहुत सारे उपाय हैं, चाहे वो आपका टॉक्सिक फेमिनिज्म हो, चाहे वो आपका मल्टीकल्चरिज्म हो, बहुसंस्कृतिवाद हो, चाहे वो आपकी नास्तिकता हो, चाहे वो आपकी समलैंगिकता हो, इन सब के सहारे जो परंपरागत तौर से जो संस्थाएं बनी हैं, उन संस्थाओं को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब व्यवस्था में जो व्यक्ति है, जो व्यवस्था से बंधा है, वो उस व्यवस्था से हटता है तो विकल्पहीन होता है। तो ये विकल्प के तौर पर अपने समाज की अवधारणा हमारे सामने लाते हैं कि ये हमारा विकल्प है। तो वो विकल्प नहीं होता, वो मेथड, वो जो है टूल ऑफ कंट्रोल होता है, वो नियंत्रण करने का एक साधन होता है, उस साधन से ये नियंत्रित करते हैं।
जी। सो आपने भी लेफ्ट की बात की है। सो एक काफी लंबे समय तक जो नेशनलिस्ट नैरेटिव्स हैं, उनको एक प्रोपेगेंडा की नजर से देखा जाता है। कहा कहा जाता है यूजुअली बाय पब्लिक ये प्रोपेगेंडा है, जबकि जो लेफ्ट की नैरेटिव्स है वो यूजुअली बोलते हैं कि काफी न्यूट्रल है या साइंटिफिक है। तो आपको क्यों लगता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो पावर बैलेंस है, अब ये बदल गया है या अब ये है? देखिए, मुझे आप कोई एक ऐसे समाज के बारे में बता दीजिए जो लेफ्ट से प्रभावित रहा हो, जहां पर शोषण नहीं हुआ हो, जहां पर लोगों और लोगों के बीच में युद्ध न हुआ हो, जहां पर किसी व्यक्ति का उत्पीड़न न हुआ हो, जहां पर लोग जो है भूखे पेट न सोए हों, किसी भी, चाहे वो रशिया हो, मैं आपको चाइना से लेकर रशिया से लेकर ब्राजील तक मैं आपको चुनौती देता हूं, क्यूबा तक, कि मुझे उस समाज के बारे में कोई बताए जहां पर इस व्यवस्था के आने पर जो है स्वर्ग स्थापित हो गया हो। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर मनुष्य है, मनुष्य अपनी गलतियों के साथ जीवित रहता है। तो कोई ऐसी विचारधारा जो ये दावा करती है कि नहीं, हम एक ऐसे समाज के बारे में सोच रहे हैं या एक ऐसे समाज की रचना कर रहे हैं जो ह्यूमन को लिबरेट करता है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई अवधारणा मतलब सिद्धांत में आप कह लें, लेकिन व्यवहार में हमारे सामने नहीं है। जब आप वर्ग विहीन समाज के बारे में बात करते हैं तो आप उस यूटोपिया के बारे में बात करते हैं, उस स्वर्ग के बारे में बात करते हैं जिसे किसी ने नहीं देखा। कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम है, लेकिन वो धर्म के उन सभी लक्षणों का, उन सभी चरित्रों का अपनी विचारधारा में इन्वॉल्व करता है। चाहे वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक पुस्तक के रूप में है जिसको वामपंथी बड़ी पवित्र पुस्तक मानते हैं, कार्ल मार्क्स उनका देवता है, उनका पैगंबर है। वर्ग विहीन समाज वो स्वर्ग है जिसकी कल्पना वो करते हैं कि एक दिन वर्ग विहीन समाज होगा। क्रांति को वो कयामत का दिन समझते हैं, डूम्स डे है, उसके बाद क्रांति के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आपने कैरेक्टर तो वही लिए, कैरेक्टर तो आपने मजहब, पंथ, रिलीजन के लिए, लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम धर्म को नहीं मानते हैं। भाई, किसी न किसी चीज को तो आपको मानना पड़ेगा ना। आपने, आपकी जो शारीरिक आकार प्रकार, ऐसा तो नहीं आप निराकार हैं, आप वैक्यूम है, शून्य है, आप समाज में रहते हैं, समाज की व्यवस्था को तो आपको मानना पड़ेगा ना। आपने कहा कि कम्युनिज्म के बाद इतिहास रुक जाता है। कार्ल मार्क्स ने जब उसका इवोल्यूशन होता है तो वो समाज को 5 ऐतिहासिक युगों में बांटता है। वो कहता है कि पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म एरा, जहां पर कोई किसी का नहीं है, सब सबके हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है वो दास युग आया, फिर आपका जो है सामंतवाद आया, फिर आपका पूंजीवादी आया, इसके बाद फिर साम्यवादी युग आएगा। साम्यवादी युग के बाद वो चुप हो जाता है कि कोई युग आया नहीं आया। इतिहास रुकता थोड़ी है कि इतिहास रुकता है, एक जगह रुक जाता है, ऐसा नहीं होता, वो तो चक्री चलता रहता है। तो ये जो वर्ग विहीन समाज है ये कोरी कल्पना है, और मुझे बड़ी हंसी भी आती है और ग्लानि भी होती है उन पढ़े लिखे लोगों का के बारे में जब हम सोचते हैं कि एक तरफ वो रैशनलिज्म की बात करते हैं, एक तरफ वो तर्क की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो ऐसे समाज की कल्पना को लेकर के काम करना चाहते हैं जिसका अस्तित्व व्यवहार में संभव ही नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ट्रू। सो आपने अभी कहा है कि मार्क्सिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो मरती नहीं है, ये म्यूटेट होती है, इवॉल्व होती है। सो व्हाट डू यू थिंक शुड और कुड रिप्लेस मार्क्सिज्म टू हैव एन आइडियल सोसाइटी? नहीं, इसका जो म्यूटेंट है वो तो कल्चरल मार्क्सिज्म के तौर पर हमारे सामने आया। मार्क्स कहता है कि व्यवस्था की जो जड़ें हैं वो आर्थिक संरचना में है, लेकिन जैसे ही हम एंटोनियो ग्रामशी की बात पर आते हैं, वो कहता है कि पूंजी नहीं, यह संस्कृति है, कल्चर है जो एक दूसरे को बांधता है। इस कल्चर को तोड़ दो तो लोग जो है, जो वर्ग है वो टूट जाएगा। और उस कल्चर को तोड़ने के लिए जितने भी कल्चरल एजेंसियां हैं, चाहे आपका परिवार हो, विवाह हो, राष्ट्र हो, धर्म हो, इन सब को टारगेट करने की कोशिश की गई। अरे भाई, हम जब मनुष्य जब सभ्यता के प्रारंभिक चरण में था, तो क्या हम उस चरण में जाने की बात कर रहे हैं? हमने बहुत मुश्किल से सभ्यता के कुछ पहलुओं को अपने में आत्मसात करके हम सबके साथ रहना सीखे हैं। तो क्या हम एक दूसरे के प्रति मन में घृणा के भाव भर करके हम जी सकते हैं क्या?
वामपंथ की वजह से पूरी दुनिया में जितने पूरे दोनों विश्व युद्धों में जितना मनुष्य नहीं मरा, जितना कोरोना में नहीं मरा, जितना आज तक किसी भी युद्ध में नहीं मरा, 11 करोड़ से ज्यादा लोग वामपंथ की वजह से मारे गए हैं। 11 करोड़ लोग इसलिए बलि चढ़ गए कि एक विचारधारा आई, उसने कहा कि हम वर्गहीन समाज की स्थापना कर रहे हैं। तो इसका जो एवोल्यूशन हुआ, इसका जो म्यूटेंट आया, वो कल्चरल मार्क्सिज्म के तौर पर आया, जहां पर संस्कृतियों को तोड़ने की बात कही गई। संस्कृति क्या है? संस्कृति द वे ऑफ लाइफ। हम जैसे कपड़े पहनते हैं, हम ये इसका उपयोग करते हैं, ये सब हमारी सुविधा के लिए है। तो संस्कृति हमारी सुविधा के लिए है। हम अपनी संस्कृति को जब तोड़ने की बात करते हैं तो उससे जुड़ी सुविधाओं को भी तो तोड़ने की बात करते हैं। हमारे पास विकल्प नहीं आया है, हमारे पास मैनर्स नहीं आए। तो अगर हमने वर्तमान जो पैटर्न, जिस पैटर्न पर हम एक दूसरे के साथ अभिवादन करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, उसको हमने तोड़ दिया, विकल्प नहीं आया, तो एक विकल्पहीन एक अराजक समाज हमारे सामने बन जाएगा। और वो अराजक समाज इनके लिए बड़ा मुफीद रहता है कि भाई कोई व्यक्ति जिसके नीचे जमीन नहीं है, ठीक है, उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द कंट्रोलिंग प्रोसेस। हर चीज कंट्रोलिंग से जुड़ी हुई है कि आपको नियंत्रित, आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करना है। और मुखौटा क्या है? ह्यूमन लिबरेशन। ओके सर। सो आपने कल्चर के बारे में कहा कि कल्चर पे अटैक होता है। सो मार्क्सिज्म जो पॉलिटिक्स में होता है, जो व्हाट वी सी यूजुअली, वो एक वेरी लेयर में वो होता है। बट व्हाट आर द अदर पॉलिटिकल, व्हाट आर द अदर टूल्स दैट मार्क्सिज्म यूजेस टू बेसिकली डू व्हाट इट डज? बाकी जो छुपे हुए लेयर्स हैं उसके बारे में आप जरा बताइए। छुपे हुए लेयर्स में यूरी बेजनेरो ने एक बात कही थी जिसको हम बोलते हैं अंतर्ध्वंस या सबवर्जन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सोसाइटी को टारगेट करते हैं। उस सोसाइटी में पहला काम ये करते हैं कि मनोबल गिरा देते हैं, मोरल डाउन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका जो परिवार है वो आपकी शक्ति है, ठीक है, आपके जो संबंध है वो आपकी ताकत है, ठीक है। उन संबंधों को लगातार मेंटेन करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, जो नैतिक नियम हैं, उनके सहारे हम बंधे हैं। यहाँ पर कोई एक दूसरे को थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहा है कि हमारी कंडीशनिंग पिछले 1000 साल से एक दूसरे के साथ सभ्यता से पेश आने की है, ठीक है। लेकिन जब इस चीज से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, मान लो हमारे ऐसे पुरखे जिन्होंने नैतिक नियम बनाए, उन पुरखों के प्रति हमारे मन में गिल्ट भर दिया जाए, हम गिल्टी फील करने लगे, उन पुरखों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया जाए। ये क्या है? ये मनोबल गिराने की एक कोशिश है। जब मनोबल गिरता है तो व्यक्ति जो है ना, किसी अपराधी के साथ भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको चाहिए शक्ति, उसको चाहिए ताकत, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, जब मनोबल गिर जाता है, फिर संकट का समय आ जाता है। संकट का किसका समय आता है कि हमारे पास ऐसे, जब हमने अपने पुरखों को नकार दिया, हमने अपनी व्यवस्थाओं का नकार दिया, हमने अपनी संस्थाओं का नकार दिया, हम किसके सहारे खड़े होंगे? हम विकल्पहीन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो है ना, चीजों का सामान्यीकरण करते हैं कि नहीं, जैसे अभी आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हम जिनको पवित्र समझते हैं उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज बनने लगे हैं जिसमें इंसेस्ट को जनरलाइज किया जा रहा है। विवाह जो व्यवस्था है उसके प्रति जो एक मतलब एक तरीके से घृणा या नफरत जैसा माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका सामान्यीकरण किया जा रहा है। आप जैसे मुस्लिम लैंगिकता, ठीक है, कोई पुरुष किसी पुरुष को चाहने लगता है या कोई स्त्री किसी स्त्री को चाहने लगती है, तो ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है, ये अपवाद है, ये जनरलाइजेशन नहीं है, ये सामान्य नियम नहीं है। लेकिन जब अपवादों को सामान्यकरण किया जाता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। मान लीजिए हमको हमारे शरीर में फीवर आ गया, तो क्या है, कभी कभी वंस इन वाइल तो सोसाइटी में कभी कभी अपराध होते हैं, लेकिन अपराधों को जनरलाइज कर देना, अपराधियों का महिमा मंडन कर देना, उनको जो है मतलब ये बताना कि ये उत्पीड़ित थे और इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया, ये तो ठीक बात नहीं है ना, ये तो ठीक बात नहीं है। तो जो उनका हिडन
स्ट्रक्चर है वो क्या करता है कि वो समाज को टारगेट करता है, उस समाज में जो अच्छी चीजें होती हैं उनके बारे में अफवाह फैलाने का काम करता है। दो ये मेथड अपनाते हैं, एक पोस्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो अर्थ है किसी भी चीज का, जो अर्थ है, मूल अर्थ है, उसकी बजाय ये जो विकल्प देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे राम मंदिर, बोले राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसकी बजाय वहां पर अस्पताल बना देते हैं। क्यों? ये सीधे सीधे उस पर अटैक नहीं करके वो एक विकल्प देते हैं कि भाई अस्पताल बना देंगे जहां पर शरीर जो है ठीक करने की विधि बताई जाएगी, वो भी तो ईश्वर की आराधना है। तो उसको जो है ना मतलब थोड़ा सा धुंधला करते हैं, किसी भी चीज को आपको बहुत क्लियर नहीं बताएंगे, थोड़ा सा धुंधला करके बताएंगे ताकि आप जो मूल अर्थ है, जो इसका मेन मीनिंग है, उससे थोड़ा सा आप हट जाएं। इसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रक्चर। और पोस्ट स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में इन्होंने घुसेड़ दिया। हाँ, आप जब सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जरूर पढ़ते हैं। तो जो मूल अर्थ है, किसी भी व्यक्ति का अर्थ है, जो भगवान राम से जुड़ी जो बात है, ठीक है, जो पौराणिक आख्यान है, उनकी बजाय ये जो है ना नए नए हीरो पैदा करेंगे। जैसे मान लीजिए महिषासुर हो गया, रावण हो गया, इनका महिमा मंडन किस आधार पर कि इनका शोषण हुआ है। अरे भाई, जब रावण की हम जब बात करते हैं तो रावण भी उसी परंपरा से, उसी जिस ब्राह्मणवाद का आप विरोध करते हैं, उसका जीता जाता सबूत रावण है। लेकिन रावण इनके लिए मुफीद है, इनके लिए महिषासुर जो है मुफीद है। जो दैत्य हैं और जो देव हैं, ये एक ही पिता के संतान हैं, दिति और अदिति। प्रजापति जो माना जाता है, प्रजापति की दो पत्नियां, एक दिति एक अदिति, तो वही डीएनए आपका आ रहा है, लेकिन ये उसके अलग अलग अर्थ बना करके समाज में फेंकते हैं। और दूसरा है पोस्ट ट्रुथ। पोस्ट ट्रुथ क्या है? जो पोस्ट ट्रुथ प्रणाली है उसमें सत्य क्या है, एग्जिस्ट क्या कर रहा है, बजाय इसकी की स्थापना आपने क्या की है। जैसे मैं फिर एक वही राम मंदिर का एग्जांपल दूंगा। राम मंदिर क्या है? वो रिस्टोरेशन है, वो कोई अलग से चीज नहीं। जब सोफिया हाग इस पे वो मस्जिद का क्या नाम था, सोफिया हाग, हाँ, तो वो टर्की में वो जब उस्मान ने उसको मस्जिद में तब्दील किया, बेजेंटाइन ने उसको चर्च के तौर पर बनाया था, उस्मान ने उसको मस्जिद के तौर पर तब्दील किया, और बाद में उसको जब टर्की में सेक्युलर शासन आया तो उसको लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया, और 2020 में फिर से उसको मस्जिद में बना दिया गया। जब वो मस्जिद का रूप उसने लिया तो किसी की कोई मतलब आवाज नहीं निकली। उनको आवाज किस पर निकालनी है? सिलेक्टेड। ठीक है, अभी ईरान में जो हो रहा है, ईरान में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, महिलाएं अगर खुले बाल करके चलती हैं तो उनको जो है चौराहे पर पत्थर मार दो, उनको जान से मार दो। उस पर किसी नारीवाद का जो झंडा मदार हैं, उनका किसी की कोई चर्चा नहीं होती कि भाई वहां पर जो है ना, और स्त्रियां मारी जा रही हैं, लड़कियां मारी जा रही हैं, औरतें मारी जा रही हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। उनको चर्चा क्या करना है कि जा करके केरल में एक अयप्पा का मंदिर है, सबरीमाला में, वहां पर उसकी जो व्यवस्था है उसके विपरीत जाकर के काम करो। तो ये जो चीजें हैं इसको आइडेंटिफाई करती है ये। ओके, आपने काफी इजी वे में बोल दिया है, ऑल्दो ये टॉपिक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, आपने काफी इजी वे में इसको समझाया है। सो अगर ये पुस्तक, अगर आपको चूज करना पड़े दैट वन पर्टिकुलर ग्रुप हैज टू कंपल्सरीली रीड दिस बुक, आप किसे चूज करेंगे? स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए? देखिए, मैंने ग्रंथ नहीं लिखा, मैं जानता हूं कि आज का समय रील का समय है। क्योंकि मैं समाजशास्त्री हूं तो मैं बच्चों के पढ़ने का, उनके जो दृष्टिकोण है समझने का, वो मैं जानता हूं। तो ये जो है हमने एक एक अध्याय 2-2, 3 पेज के रखे हैं। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में ये उन चीजों को डिकोड करती है जो आपके आसपास हैं लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो ये जो पुस्तक है ये सबके लिए है। ये स्कूल का जो 11th-12th का स्टूडेंट है उससे लेकर के जो 80 साल का जो व्यक्ति है, उन सब के लिए एक सिटिंग में इस पुस्तक को आप पढ़ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअली हमारे आसपास हो क्या रहा है। Okay, thank you, Pawan ji. Now we open the floor to questions from the audience. Please raise your hand and may mic pass through. Anybody in the audience? Questions? दो मिनट दीजिए। Yes.
पुस्तक के बारे में तो सारी चीजें इन्होंने कह दी, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैंने इस पुस्तक को बड़ी गहराई से पढ़ा। सारी बातें इन्होंने बता दी, लेकिन कुछ मूल बातें हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा मैं जरूरी समझता हूं। कभी आपने सोचा है कि हमारे अगल बगल जो कुछ भी चीजें होती हैं वो क्यों हो रही हैं? दे दे प्यार दे जैसे फिल्में बनती हैं जिसमें पिता की शादी में पुत्री या मां की शादी में बेटा बाराती बनता है। ये हमारे हजारों साल की परंपरा पर अटैक है, विवाह जैसी संस्थाओं का मजाक है। आज से 20 साल पहले ये सोचना भी नामुमकिन था, आज हो रहा है। कपिल शर्मा का शो देखिए, ऐसे वाहियात कंटेंट हमारे घर में घुस रहे हैं। हमारे बच्चे पूछ रहे हैं, पापा आप जेंट्स हो लेकिन मन से क्या हो? अभी एक और फिल्म आई है डैडी करके, वो कुणाल खेमू। ये क्यों हो रहा है? होली के ऊपर कुछ दिन पहले हमने भी होली मनाना छोड़ दिया था। आज से 10 साल पहले ऐसे ऐसे वल्गर त्योहार वगैरह होंगे। दिवाली पे पटाखे फोड़ने भी छोड़ दिए थे। दही हांडी की लंबाई मापी जा रही है। अयप्पा मंदिर में जबरिया प्रवेश के लिए मूवमेंट चलाई जा रही है। हमारे विवाह, हमारा परिवार, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज सब कुछ खतरे में। ये क्यों है? तुर्क आए चले गए, मंगोल आए चले गए, अंग्रेज आए चले गए, बट इस देश से नैरेटिव नहीं गिरा है। वो उतने ही पावरफुल तरीके से हमारे अगल बगल है और ये हमें सॉफ्ट कर रहा है। मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, मुझे राम जैसा पति नहीं चाहिए। महिषासुर, कहीं अभी पढ़ने को मिला, महिषासुर के नाम पर मैसूर है, किसी ने अपना नाम रावण रख लिया। मूल निवासी, अरे भैया वो भी ब्राह्मण है, वो भारत का मूल निवासी है, कोई बाहर से नहीं आया। लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं हमारी सभ्यता के ऊपर अटैक। इनकी परिवार जो सबसे बड़ा बैकबोन है, हमने दुनिया की हर कठिनाइयों को झेल लिया क्योंकि हमारे पास परिवार था। हमारे यहाँ कोई डिप्रेस होकर मरता नहीं है, लेकिन आज हर दूसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। 20 साल के व्यक्ति को, बच्चे को, माफ करिए, बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है जो कभी 70 साल के ऊपर होता था। ये कॉमन हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? सर ने तो बता दिया कि पिछले 100 सालों में 11 करोड़ लोग मारे गए। लेनिन उलट गया, साम्यवाद की समाधि निकल गई। साम्यवाद मर चुका है, मरा नहीं है, वो आज भी हमारे बीच में है और उतने ही अज्ञात तरीके से। चारों तरफ देखिए जोहार जोहार हमदानी के नारे लग रहे हैं। उमर खालिद के समर्थन में हो रहा है इसी देश में। सीबीआई, ईडी पिट गई है। और कल तो सोशल मीडिया पर एक अमेरिकन विचारक ने बहुत गंदे तरीके से मुझे लताड़ा कि तुम लोग को शर्म नहीं आती, सरकार बनाना है या देश बचाना है? पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। मुंबई में देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है कि अगले 10 साल में पूरी डेमोग्राफिक चेंज होने वाली है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो इंडिया का सबसे बड़ा सामाजिक शोध संस्थान है, बताइए सीबीआई और ईडी पिट जा रही है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। क्यों नहीं 356 लगाया जा रहा है? उसके पीछे सोच क्या है? क्यों ओपन बॉर्डर होना चाहिए? योजना आयोग की पूर्व मेंबर कह रही है कि भारत में बांग्लादेशियों को बसने का अधिकार है। अरे भाई 56 मुल्क है, कहीं भी बसाइए, क्यों नहीं हो रहा है? यही नेरेटिव है जो अटैक कर रहे हैं। इनको हम एक लाइन में कहते हैं ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, और आज भी ये एक्टिव है। तो बॉर्डर पर हमारी फौज है जो लड़ लेगी। अभी जो वेनेजुएला में आप देख रहे हैं, भारत में अधिकार चाहिए बुर्के का या फिर कोई भी तरह की परंपरा का, मैं पर्टिकुलरली नाम पे नहीं जा रहा हूं, और वहां उसे आजादी चाहिए। एक ये दोहरा मानदंड, आखिर ऐसा क्यों है? हम सॉफ्ट क्यों होते जा रहे हैं? हमारे अंदर, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कोई भारत में कपिल शर्मा को पकड़ के पीट क्यों नहीं रहा है? दे दे प्यार दे फिल्म बनाने वाले के डायरेक्टर को कह दिया जाए कि काश तुम्हारी बेटी भी इसी तरह
किसी बुजुर्ग आदमी से विवाह कर ले, तब देखो कितना दर्द होता है। धुरंधर जैसी फिल्में माइलस्टोन होने वाली हैं। जिस तरह शोले ने भारतीय सिनेमा को बदला, उसी तरह धुरंधर भी बदलने वाली है। सारे लेफ्टिस्ट डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक इकोसिस्टम खड़ा किया था, विवाह, परिवार, नातेदारी को तोड़ दो फिल्मों के माध्यम से। चाहे आप करण जौहर की फिल्में देखिए या एकता कपूर की फिल्में देखिए, नेटफ्लिक्स कल्चर में पढ़ने वाले हमारे युवा पीढ़ियों को देखिए, वो सब डरे हुए हैं। और कोई भी चीज दुनिया में जो हो रही है वो यूं ही नहीं हो रही है, सबके पीछे कुछ कारण है, और उसी कारण को डिकोड करती है ये पुस्तक। कभी कभी कोई साधारण सा लेखक कौटिल्य जैसी पुस्तक लिख के चला जाता है, कभी कभी कोई साधारण सा मनुष्य अमेरिका में जाके कुछ ऐसा बोल जाता है कि हम आज तक चर्चा करते हैं कि विश्व धर्म सम्मेलन ने विवेकानंद जी क्या कहा। मेरे नजर से ये पुस्तक वैसे ही है। पिछले 20 सालों से ऐसी कोई पुस्तक नहीं है इतिहास, समाज, राजनीति के ऊपर जिसमें हम लोगों ने अपनी पैनी नजर नहीं डाली है। यूं ही पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि भाई इतनी विचारोत्तेजक पुस्तक तथ्यों और आंकड़ों और विश्लेषण के साथ कौन लिख दिया भाई। हमने खोजा, भाई वो तो पहले से परिचित है, लेकिन लिखा कौन। तो ऐसे ही कोई साधारण सा मनुष्य असाधारण कार्य कर जाता है ना, ये आने वाली दुनिया उनको याद रखती है उनकी रचना से। चाणक्य को कोई नहीं जानता, कौटिल्य को कोई नहीं जानता, लेकिन अर्थशास्त्र को सब जानते हैं। उस कोटि की पुस्तक आज भी नहीं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय समाज के ऊपर जो मंडराते हुए खतरे हैं उनको डिकोड करने के लिए इससे आसान, सरल, सौम्य, विश्लेषणात्मक, तथ्यात्मक स्तर की कोई पुस्तक फिलहाल अभी तक नहीं आई। पुस्तकें बहुत सी हैं, लेकिन वो सामान्य पाठकों को संबोधित करके नहीं लिखी जाती। एकेडमिक्स लेवल पर किसी लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाते हैं और वो मेज में या दराज में कहीं सजे रहते हैं। उनको हम लोग अपने नैतिक जीवन में या पढ़ के चर्चा नहीं करते। राग दरबारी आपने नाम सुना होगा, सिद्धार्थ शुक्ल या प्रेमचंद के नमक का दरोगा, जो आज 3 पीढ़ी तक पढ़ी जाती है। मेरे नजरों में ये पुस्तक ऐसी ही है, आप इसे जरूर पढ़ें, इसकी चर्चा करें, इसके ऊपर बात करें और लेखक से भी पूछें कि आज के नेटफ्लिक्स कल्चर को कैसे ध्वस्त करना है, कैसे अपने विवाह, परिवार, नातेदारी और अपने बच्चों को, अपने माता पिता के सम्मान को बचाना है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ चीजें हैं जो हमारे अगल बगल हो रही हैं और हमें सतर्क रखना है, क्योंकि अभी तक हमने अपनी संस्कृति को बचाए रखा, तभी हम सुरक्षित हैं। दुनिया में हमसे प्राचीन कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी, वो भ्रम में है। ये दुनिया 8 बार बनी है और 8 बार खत्म हुई है, और तब से हमारा अस्तित्व है। लेकिन अब हमारा अस्तित्व संकट में चल रहा है, और इस संकट को डालने वाली विचारधारा का नाम है वामपंथ। तो अगर आप इस देश के नागरिक हैं, सजग नागरिक हैं, युवा हैं, तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी होगी कि कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी पूछे कि आप क्या कर रहे थे उस समय। जैसे मैंने अपने दादाजी से पूछा था, जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी की फौज बना रहे थे, तो आप गए क्यों नहीं कलकत्ता से रिजाइन मार के। तो उन्होंने कहा कि बेटा, एक कमाने वाले थे और 22 लोग खाने वाले, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। वो भी तेरी दादी ने जब मुझे धिक्कारा तो मैं भी गया क्रांतिकारियों के साथ, और मैंने रेल का पटरी उखाड़ा, और आज वो तो पटरी मेरे घर के में रखी हुई है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी अगर पूछेगी कि आपने क्या किया, तो कम से कम हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं, हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को सचेत किया कि हमें इन मुद्दों के ऊपर सजग रहना है, अपने परिवार को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। तो इस वजह से मुझे लगता है ये पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए। आप अपने मित्रों को जरूर उपहार दीजिए, इसके ऊपर चर्चा करिए, संवाद करिए, विचार करिए, और भारत को बचाने में अपनी भूमिका भी निर्धारित करें। धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस का जिक्र हुआ, तो आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक कम्युनिस्ट पार्टियों का एक हिस्सा बन गया, फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी ने स्थापित किया था, और वो बाद में जाकर कम्युनिस्टों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। वही कम्युनिस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी को तोजो का कुत्ता कहते थे। जो आज सुभाष बाबू के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं,
उनको वही कम्युनिस्ट उनको तोजो का कुत्ता कहते थे। तो आप ये समझिए कि वो हर चीज पर अपना रैपर चढ़ाते चले जा रहे हैं। और विश्वास मानिए कि आर्थिक संरचना नहीं, अब पूंजीवाद कोई मैटर नहीं करता है, अब पैसा कोई मैटर नहीं करता है, अब मैटर कर रही है आपकी कल्चर, आपकी संस्कृति, आपके संबंध। भाई पहले आश्चर्य होता था जब भाई भाई में अलगौजी होती थी, अब अलगौजी का स्तर हो गया ये कि पिता पुत्र से अलग हो गया है, पति पत्नी से अलग हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बता करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप बहुत सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम देखते होंगे। मोटिवेशन आता है संबंध से। मैं यहां पर बैठा हूं, मेरे बगल में ये बैठे हैं, मुझे ये मालूम है कि अगर मुझे कोई संकट आता है तो ये अपने सारे संसाधनों के साथ मेरे साथ खड़े हैं। व्यक्ति के साथ खड़े होना सबसे बड़ा मोटिवेशन है और इसी पर वामपंथ अटैक करने की कोशिश करता है। धन्यवाद। Thank you so much. Very insightful conversation. Now we will start with the author signing. Anybody who wants to purchase the book can come here, can get your book signed and take it home along with you.